नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोदी का यूपी में हारने का कारण क्या है। और इसका फॉर्मूला जो है अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव को जीतने के बाद ही बता दिया है। आपको पता ही होगा कि यूपी में अखिलेश यादव जी को ज्यादा सीटें मिली है और अगर ये राहुल गांधी जी का जो इंडिया अलायंस दोनों को जोड़ दें तो यूपी में जो सरकार बनती दिख रही थी वो इन दोनों की यानी कि इंडिया अलायंस की, क्योंकि इंडिया अलायंस ने अखिलेश यादव जी से हाथ पहले ही मिला लिया था। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ फार्मूला की, जो कि कई सारे आज तक, जी न्यूज और जितने भी टीवी चैनल्स है वहां पर चर्चा हो रही है कि अखिलेश जी का जो पीडीएफ फार्मूला है वो हिट हो गया, हिट ही नहीं सुपर हिट हो गया और बीजेपी हार गई। मोदी जी का जो है 3.0 जो तीसरा टर्म है सरकार में, जो है इंडिया के सरकार में, वो चालू हो गया है। लेकिन फिर भी जो है यूपी में जो हार मिली है उससे सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही है। हम भी आपसे सोशल मीडिया का जो बात हो रही है उसी के बारे में ये सब देखते हुए हमने सोचा कि एक जो है जो जाति का कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। तो ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही हम जो है इस मैटर को समझेंगे कि आखिर मोदी को यूपी में हारना क्यों पड़ा। और सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जो है कुछ मोटा मोटा जो है जातीय फैक्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। तो जो जाति है या फिर जितनी पॉपुलेशन है वो 2011 के जनसंख्या के हिसाब से होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोदी जी के विचारधारा के ऊपर। मोदी जी के विचारधारा से ही, यानी कि जब वो कोई भी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं, और उनका जो विचारधारा है, हर इंसान का एक विचारधारा है, तो विचारधारा से ही वहां पर जो 100% जो हिंदू हैं उसमें से, जैसे मान लीजिए कि मेजोरिटी है, मेजोरिटी में से ही 30% हिंदू जो है मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ हो जाते हैं, बाकी बचे 70%। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 70% की। इसके बाद पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो है मोदी के विरोध में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, और यहाँ पर 1-2% की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मेजोरिटी की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर 100% मोदी के फॉलोअर्स है या फिर मान लीजिए कि मोदी के सपोर्ट में है, तो उसमें से 2-4% जरूर ही खिलाफ होगा। या फिर मान लीजिए कि अगर मोदी के सपोर्ट में 100% है तो उसमें से 20% खिलाफ होगा। या फिर मान लीजिए कि कोई अगर पूरा खिलाफ है तो उसमें से 2-4-10% भी मोदी के सपोर्ट में होगा। ये चीज आपको समझ के रखनी चाहिए। तो जो मान लीजिए कि मुस्लिम की बात हो रही है, मुस्लिम जो भाई बहन है वो एंटी मोदी है, हिंदू एंटी मोदी, दलित भाई एंटी मोदी। अब यहाँ पर मुस्लिम सिर्फ नाम लिया गया है एंटी मोदी, इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम भाई मोदी को वोट नहीं करते, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन मोदी को ही वोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी की बात हो रही है, ज्यादा जो वोटर्स है वो कहाँ जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर मुस्लिम भाई हट गए, मुस्लिम बहनें हट गई। आपने देखा कई सारे लोग, जो मुस्लिम बहनें थी वो जो है कांग्रेस के दफ्तर के आगे जाकर वो 1 लाख रुपए जो गारंटी कार्ड था या फिर 8,500 रुपए महीने का लेने के लिए लाइन लगाई थी, वो उसी का परिणाम है। हिंदू एंटी मोदी और दलित भाई एंटी मोदी हो गए। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले हम जो है 70% जो हिंदू हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 70% जो हिंदू है उसमें से 20% एंटी हिंदू हैं। इसलिए मैंने बोला था कि हिंदू एंटी मोदी क्यों है, वो थोड़ा सस्पेंस था। यहाँ पर देखिए 70% जो हिंदू हैं, मेजॉरिटी है, उसमें से 20% जो हिंदू हैं वो एंटी हिंदू हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और यही फैक्टर हमेशा साबित होता है। एंटी हिंदू कौन है? अब समझ लीजिए कि जिनकी विचारधारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है या फिर उनसे अलग है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है उसका पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक करने वाले भी होंगे और डिसलाइक करने वाले भी होंगे, ये मेरे विचारधारा से चल रहा है। लेकिन यहां पर जो है ये वीडियो मेरे विचारधारा से नहीं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन से चल रहा है, साइंटिफिक वे से चल रहा है। तो यहां पर 50% जो हिंदू हैं वो जो है मोदी के सपोर्ट में है और यहां पर 20% एंटी हिंदू हो गए। तो ये एंटी हिंदू है, मतलब क्या है, मोदी के खिलाफ हो गए हैं। तो ये भी हिंदू ही, लेकिन मोदी के विचारधारा के खिलाफ हो गए। यहां पर विचारधारा की लड़ाई हो रही है। अब बात करते हैं जो हमारे दलित भाई हैं, एंटी मोदी क्यों हैं भाई? आखिर इनको ये एंटी मोदी कैसे हो गए, जबकि 2019 में दलित भाई भी जोर शोर से मोदी जी को वोट दिए थे। बात करते हैं क्यों? क्योंकि जब ये हिंदू, ठीक है, क्योंकि एंटी जो हिंदू हैं वो तो उस समय भी एंटी हिंदू ही रहेंगे।
हिंदू हैं और जो है यहाँ पर दलित हैं, ठीक है। ये दोनों भाई मिलकर मोदी को बहुमत दिए थे 2019 में, ठीक है। तो इस बार हट कैसे गए, ये मेजर फैक्टर है। और एक बयान से कितना बड़ा नैरेटिव चलाया जा सकता है और कैसे उस बयान को तोड़ मोड़ को पेश किया जा सकता है और आपका ब्रेन वॉश किया जा सकता है और आपको जो झूठ है उसको सच साबित करके दिखाया जाता है ताकि आप भी सच साबित कर ले। और बाद में जब आपको पता चलता है अरे ये तो झूठ था, तो आपको शॉक्ड होते हैं, आप लोग शॉक्ड होते हैं। ऐसा ही कुछ जो है ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में जो था कि भाई 1 लाख रुपए औरतों को दिया जाएगा, ये भी एक तरह से उसी पर फिट बैठता है। चलिए, अयोध्या के जो लल्लू सिंह हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, एनडीए का बोल सकते हैं, बीजेपी का बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, 400 पार का एक उन्होंने बयान जारी किया था कि 400 पार, जैसे नेताओं के बयान होते हैं, बोलते बोलते जो भाषण देते हैं उसमें कुछ बोल जाते हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर संविधान में कुछ संशोधन करना है तो 400 पार चाहिए, मतलब 401 सीट चाहिए। और बीजेपी इसलिए जो है 400 पार का नारा दे रही है। इसे बीजेपी ने इसको इस तरीके से सोचा नहीं था, उसने सोचा था कि हाँ 400 पार का जो है हम नारा लगाएंगे, लेकिन जो विपक्ष वाले थे इसका गलत नैरेटिव चलाया। 400 पार बीजेपी इसलिए मांग रही है ताकि वो संविधान को बदल दे, और इसी नैरेटिव को लेकर कांग्रेस या फिर इंडिया के लोग थे, वो लोग जो है लोगों के बीच में गए। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर लल्लू सिंह ने बोला कि मतलब जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ कर जो है मीडिया में डाला गया कि मतलब अगर संविधान में संशोधन करना है तो सीट ज्यादा चाहिए। और यही चीज जो है जो गांव वाले हैं, अब यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए विपक्ष क्या कर रहा था, बयान का नैरेटिव चलाया। अब गांव और शहर में ये चीज कैसे बटा मैं आपको बताता हूं। आपने अगर टीवी चैनल पर न्यूज और जो है ये इलेक्शन 2024 हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि जो टीवी चैनल पर विश्लेषण हो रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि जो बीजेपी को वोट मिले हैं वो शहरी से मिले हैं, गांव से बहुत कम मिले हैं, और गांव के वोटर से ही बीजेपी हारी है। यानी कि गांव में जो वोटर्स है वही जो है बीजेपी के हार का कारण है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गांव में तो कितना 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा था बीजेपी का, और हर घर नल योजना, बहुत सारी चीजें, बहुत काम। अभी उसमें अगर जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को लंबा नहीं करना है, टू द पॉइंट चलना है। तो आखिर क्यों हारे, तो भाई यही देखिए अखिलेश यादव जी का यही फॉर्मूला था, ठीक है, पीडीए फॉर्मूला। क्या था कि देखिए ये जो मुस्लिम भाई हैं एंटी मोदी हैं, क्यों है भाई, क्योंकि भाजपा थोड़ा सा हिंदुत्व को लेकर चलती है, ठीक है, हिंदू को लेकर वो मुस्लिम को भी चलती है, सबको लेकर चलती है। मोदी जी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि जो सबसे टॉप लीडर होता है उसके मन में ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन विपक्ष है तो कहीं न कहीं वो उसके काम में खामे निकालेगी, अगर नहीं निकाले तो विपक्ष में आएगा नहीं, पक्ष में आ जाएगा, ठीक है। तो विपक्ष का हमेशा ये होगा ही। जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो से आप लोग बहुत, उसमें से कई सारे लोग होंगे जो सहमत होंगे, कई सारे लोग होंगे जो सहमत नहीं होंगे, तो वहीं से पक्ष और विपक्ष आ जाता है। तो जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी, जो इनको बोला जाता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अखिलेश यादव जी को जातीय समीकरण का ज्यादा ज्ञान है, ठीक है। तो ये क्या किए, इनको लगा कि मुस्लिम जो वोटर है वो तो बीजेपी के खिलाफ है ही, तो वो वोट करने जाएंगे ही और वो हमारे पास आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, यादव जो वोटर भाई हैं वो तो भाई अखिलेश यादव ही हैं, तो यादव जी हैं, यादव जो भाई हैं वो वोट देंगे अखिलेश भाई को, ठीक है। चलिए, मुस्लिम और यादव, MY फैक्टर इसको बोला जा रहा था टीवी चैनलों पर, तो समझ लीजिए आप, मुस्लिम भाई बहन और यादव तो एक तरह से होता है ना जाति समीकरण, अपने जात वाले हैं तो उनको ही देंगे, तो अखिलेश यादव जी को यादव वोट दिए। मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे, तो मुस्लिम भाई को लगा कि नहीं, उनको ये जो पार लगा ना, ये 400 पार हो जाएगा तो यहाँ पर आरक्षण हो जाएगा, ये तमाम मतलब बुरा नैरेटिव बनाकर मुस्लिम भाई भी बीजेपी से अलग हो गए, मोदी से अलग हो रहा कि 2019 में बीजेपी को भी मुस्लिम भाइयों ने बहुत मतलब वोट दिया था और बीजेपी का आंकड़ा ज्यादा हो गया था। लेकिन इस बार विपक्ष ने उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो अखिलेश यादव जी का फॉर्मूला यह था कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो पिछड़ा की बात में तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ा पर नजर था और दलित पर नजर था, और जो है अल्पसंख्यक पर, अल्पसंख्यक जो है दूसरी जगह नहीं जाएंगे, वो अखिलेश यादव जी के पास आएंगे। उसमें पिछड़ा में भी यादव भी पिछड़े में ही आते हैं, तो वो भी जो है उनके पास जाएंगे।
तो इनका सबसे ज्यादा जो था ना, क्योंकि नैरेटिव चल रहा था 400 पार बीजेपी का नारा था, और उसके खिलाफ ही, क्योंकि बहुत हर तरफ 400 पार का नारा था, और विपक्ष उसी को लेकर जो है चुनाव में 400 पार को ही गलत तरीके से लोगों के पास जाकर बोला था कि 400 पार अगर सीटें बीजेपी को मिल गई और मिलने वाली है, तब तो गया संविधान में से आरक्षण ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीजें गई। अब यहां पर गई तो गई। अब यहां पर दो तरह के वोटर होते हैं, एक होते हैं गांव के, एक होते हैं शहर के। शहर में क्या है, ज्यादातर लोग जो है सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, हर चीज के बारे में वीडियो को देखकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, और तरह तरह की जानकारी उनको लेते हैं। उनको पता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, नैरेटिव जो है विपक्ष चला रहा है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन गांव के लोग बहुत इन सारी चीजों से दूर रहते हैं। गांव के लोगों के पास अब जाएंगे और वहां पर अगर दो चार लोग बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी 400 सीट लाएगी तो इस बार तो संविधान बदल देगी, तो उन लोगों को तुरंत विश्वास हो जाएगा कि हाँ रे यार, सच में मोदी तो संविधान बदल देगा। तो वहां से इस तरीके की माइक्रो लेवल पर राजनीति कर करके दलित भाइयों के बीच में एक तरह से डिवाइडेंस किया गया। जैसे वो एक नियम था, एक क्या बोलते हैं, एक कहावत है कि रूल्स है, डिवाइड एंड रूल्स, इसका इस्तेमाल चुनाव में बहुत होता है। तो उसका इस्तेमाल हुआ। दलित भाई जो कि वो भी हिंदू ही हैं, दलित भाई जो हमारे हैं वो भी हिंदू ही हैं, ठीक है। टॉप मिडल लोअर होता है, उसी तरीके से ये जाति तो होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, सभी हिंदू ही हैं। और लेकिन अब उसके बारे में तो हम तो लोग तो कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दलित भाई भी हिंदू हैं, लेकिन वहां पर एक तो 70% जो मेजॉरिटी हिंदू थे, उसमें से 20% अलग एंटी मोदी एंटी भाजपा हो गए, वो अलग हो गए। और यहाँ पर जो इसमें भी जो दलित भाई थे जो कि 2019 में बीजेपी को या फिर एनडीए को बहुत ज्यादा मतलब सीट से विजय कराया था, तो दलित भाई जो गांव के थे उनको लगा कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, फिर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान उन्होंने लिखा है ये मोदी जो है चेंज कर देगा, ऐसा नैरेटिव फैलाया गया। अब ये दलित भाई को तो उतना ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं मिली, और अब चार लोग यहाँ पर बात कर रहे हो गांव में और वो कोई अकेला वहां पर है तो वो सुनेगा तो उसको क्या लगेगा, भाई ये चार लोग हैं बात कर रहे तो सही बोल रहे होंगे। अब वो अकेला जाकर अपने परिवार में फिर वही बात कर डिस्कस करेगा, तो वहां पर एक माहौल क्रिएट होने लगता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये माहौल बनता गया, और यहाँ पर जो दलित भाई हैं वो चले गए कहाँ पे जाएंगे। अब ये दलित जो वोटर्स भाई हैं, ये इनकी अलग ही एक पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी। लेकिन ये पिछले कुछ समय से, बहुत समय से अब ये फ्लॉप में चल रहे हैं। अब आने वाले समय में वो देखते हैं मायावती जी अपने पार्टी को कितना मजबूत करती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कमजोर हो गई है। क्योंकि अभी इस जो है लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बस 50,000 40,000 30,000 ऐसे ही कुछ वोट्स मिले हैं बीएसपी को एक सिंगल कैंडिडेट पर। और यहाँ पर जो टक्कर था वो था, यहाँ पर कांग्रेस के साथ भी नहीं था, यहाँ पर सपा और बीजेपी यानी कि एसपी और बीजेपी के साथ ही जो है टक्कर था, ठीक है। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि वहां पर बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो उतना मजबूत नहीं है, तो ये सभी लोग जो है जो दलित भाई थे ये चले गए अखिलेश यादव जी के पार्टी में, मतलब चले नहीं गए, उनके साइड मतलब जाकर वोट किया सपा जी। मतलब कहाँ जाएंगे, अगर मायावती जी का थोड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता, अगर वो मतलब थोड़ा दावेदार नेता होती, इस समय थोड़ा उनका डाउनफॉल चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि ना भी चल रहा हो, लेकिन वोटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये मान लीजिए कि अयोध्या की जो फैजाबाद सीट थी, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, दिखाया था कि मोदी अयोध्या में क्यों हारे, तो वहां पर जो है जो आंकड़ा था जो बीएसपी को मिला था वो था कुछ 50,000 या 51,000 के आसपास मिला था, एग्जैक्टली मुझे वो डाटा याद नहीं है। और वहां पर जो एसपी के कैंडिडेट जो अवधेश प्रसाद थे उनको मिला था 5 लाख से कुछ ऊपर वोट्स मिले थे, एग्जैक्ट आंकड़ा जो है याद नहीं है। लल्लू सिंह जी को मिले थे 4,99,000 और समथिंग कुछ आंकड़ा ऊपर होगा, वो भी याद नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएसपी को जो वोट मिला था वो कुछ 50,000, तो बहुत एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब वो लड़ाई से बाहर हो गए। तो वहां पर जो वोटर से कुछ तो आए बीएसपी को वोट किया, लेकिन जो ज्यादा वोटर है दलित भाई वो चले गए एसपी के पास। अब यहाँ पर अगर वो चले जाते भाजपा में, यानी कि लल्लू सिंह को वोट दिए होते, तो अयोध्या भी मोदी जी जीत गए होते, और यहाँ पर जो यूपी है, यूपी में जो सभी सीटें हैं वो भी मतलब ज्यादातर सीटें मोदी जीत गए होते। तो यूपी में मोदी जी को हारने का जो कारण था वो ये था, और ये ऐसा क्यों हुआ, मोदी जी इतने बड़े लीडर हैं लेकिन यहाँ पर जाकर आखिर ये सारी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया मोदी जी ने। अब इसका देखिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकते, बड़े लीडर अक्सर
छोटी छोटी गलती कर देते हैं। अब भाई उतना बड़ा डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल नेशनल, आप समझ सकते हैं इतना, मतलब अगर 10 साल में इतना तेजी से विकास हुआ है, काम हुआ है, तो कैसे हुआ है वो तो जो सरकार में रहेगा वही बता सकता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर वोट लड़ा गया, यानी कि एक तरफ भी जो है वोट बोल दिया मैंने, यहाँ पर जो चुनाव है वो लड़ गया नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर। तो भाई अकेला इंसान से थोड़ा बहुत तो गलती हो ही सकती है, लेकिन ये जो है पार्टी जो है बीजेपी, उसको ये चीज़ देखना चाहिए था। और इन लोग को लग रहा होगा, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा होगा कि सब जो है अब जो है जाति तो बची नहीं है, सब टूट गई है और सब हिंदू हो गए हैं। हिंदू मतलब है तो हिंदू ही, लेकिन एक तरह से जाति नहीं है, मतलब लोग अब जाति के बारे में नहीं बटेंगे, ऐसा जो है मेरे ख्याल से मिसलीड हो गया बीजेपी से, ठीक है। और इसीलिए जो है जो यूपी में मोदी जी हारे, ऐसा लग रहा है। वैसे हारे तो उतना भी नहीं कह सकते, लेकिन हारे भाई, 1 सीट से भी हारो या फिर 10 सीट से हारो, हार तो हार होती है। क्योंकि यहाँ पर भी जो बीजेपी को यूपी में वोट मिले या फिर जो है सीट मिली, वो मिली थी कम से कम मेरे ख्याल से 34 के आसपास, और अखिलेश यादव का जो है 35-36 हो गया होगा, बाद में मैंने मैसेज देखा नहीं। तो ये थोड़ा सा 1-2 सीट का अंतर है, लेकिन अंतर तो है, उसी से डिसाइड होता है कि भाई कौन विनर है। तो है। तो यहाँ पर अब नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को, एनडीए को यहाँ पर साथ मिलकर पूरा काम करना पड़ेगा। और उसके बाद से देखते हैं कि अगला चुनाव जो 2029 है उसमें बीजेपी क्या करती है, फिर एनडीए क्या करता है। और यहाँ पर जो एसपी के अखिलेश यादव हैं, वो वहां पर अपनी माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आने वाला समय और भी टफ होगा। और कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से और भी टफ होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस अगर जीत गई होती तो काफी अच्छा होता, लेकिन यहां पर जीत नहीं पाई, ठीक है। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस जो है गलत छाप करे, मतलब उनका जो नैरेटिव था वो थोड़ा गलत इम्पैक्ट डालेगा। एक तरफ से जो मोदी जी तंज कसते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर या फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर, फिर एनडीए अलायंस के ऊपर, तो वो थोड़ा सही हो जाता, कहीं ना कहीं मोदी जी को सही कर देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मोदी जी जब बोलते हैं कि कांग्रेस 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव या फिर 3 बार का चुनाव भी जोड़कर उनको जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है, ठीक है। और ये सही भी बात है। और एक चीज और है कि कांग्रेस ने बोला था कि सरकार बन जाएगी 4 जून को, और आप 5 जून को, औरतों को बोला था कि 5 जून को आकर आप लोग ये पर्चा लिख रहिएगा, कांग्रेस का गारंटी कार्ड, और सभी को 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब 1 लाख रुपए में भी क्या 8,500 हर महीने आपको मिलेंगे, ऐसा कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बयान दिया था। खटाखट आप सभी के खाते में 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे, या फिर 8,500 रुपए हर महीने सभी महिलाओं के खाते में आ जाएगा। खटाखट। अब इस बयान को ये खटाखट की वजह से याद रह गया सबको, और कई सारे जो है मुस्लिम बहनें, और उसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू भी हैं, क्योंकि सबको यहाँ पर लगा हुआ है। तो वो सब लोग जाकर वहाँ पर जो कांग्रेस दफ्तर है वहाँ पर जाकर लाइन लगाकर अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बने तब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आगे डिसाइड होता। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस की सरकार तो अभी नहीं बनी है, मोदी जी की 3.0 सरकार आ गई है, यानी कि एनडीए की सरकार बनी है। तो यहाँ पर एक तरह से राहुल गांधी जी का जो वो बयान था या फिर जो भी है चुनाव का मैनिफेस्टो जो भी है वो झूठा साबित हो रहा है लोगों की नजर में। क्योंकि अगर हम आप बात करें तो आपको क्या लगेगा कि भाई कांग्रेस जब सरकार बनाई नहीं तो देगी कहां से, लेकिन ये चीज आम जन और भोले जन को समझ में कहां आती है। मैं राम के प्रजापति मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए राम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।